नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। उससे पहले कांग्रेस पार्टी जारी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा। दोनों में बुनियादी अंतर क्या है? दोनों में अगर बुनियादी अंतर की बात करें कि दो बातें खास तौर से उभर कर सामने आती हैं। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र या न्याय पत्र जो भी कहना चाहें, वो ऐसा दस्तावेज है जो एक कमज़ोर पार्टी का, जो अब आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही हो, जो ताकत की कमी से जूझ रही हो, ऐसी पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसमें रेवड़ियां बांटी गई हैं कि शायद इससे लोग आकर्षित होकर हमारी पार्टी की ओर आ जाएं और हमको वोट दें। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, उसमें एक भी रेवड़ी की बात नहीं की गई है। वो आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी और सरकार का संकल्प पत्र है कि हमने 10 साल परफॉर्म करके दिखाया है और आगे का हमारा रोड मैप ये है। 2047 तक का जो लक्ष्य है भारत को विकसित भारत बनाने का, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो है इसका संकल्प पत्र में जिक्र है। और कहा गया है कि जिस रफ्तार से हम विकास कर रहे हैं, जैसे आज़ादी के बाद से जितनी रेल लाइनें बिछी, जितने किलोमीटर पिछले 10 साल में उससे ज़्यादा बिछ चुकी हैं। इससे स्केल और जो है स्पीड, दोनों का पता लगता है विकास के मामले में स्केल और स्पीड क्या है। मेरी नज़र में सबसे बुनियादी फ़र्क ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद ये नरेंद्र मोदी का चौखंबा राज का जो है उसकी अवधारणा सामने आई है इस संकल्प पत्र के जरिए। डॉक्टर लोहिया का चौखंबा राज क्या था, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, जो भूल गए हों उनको याद दिला दूं। उनका मानना था कि सत्ता का केंद्रीकरण, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो या आर्थिक सत्ता हो, वो जनतंत्र के खिलाफ जाती है, जनतंत्र को कमज़ोर करती है। इसलिए राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ये जो देश में 2 टियर सिस्टम है, यानी लोकसभा और विधानसभा, ये राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का भी केंद्रीकरण करते हैं। इसके लिए चौखंबा राज की ज़रूरत है, 4 टियर सिस्टम की ज़रूरत है, यानी इसमें 2 टायर और जोड़ने की ज़रूरत है इस गाड़ी में। और वो 2 टायर कौन होंगे? लोकसभा और विधानसभा के बाद जिला और उसके बाद ग्राम पंचायत। उनका कहना था कि जिला और ग्राम पंचायत को जोड़े बिना ज़्यादा लोगों को व्यापक स्तर पर भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जा सकती, आर्थिक विकास में उनका सहयोग नहीं लिया जा सकता, उनकी हिस्सेदारी नहीं बन सकती। तो इसलिए जो है ज़रूरी है, अगर देश में जनतंत्र को मजबूत करना है, आर्थिक विकास को तेज करना है, राजनीतिक जो विकास है उसमें सामाजिक तत्वों का ध्यान रखना है, सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखना है, तो ये चौखंबा राज होना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य को जो राजस्व मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा जिले को मिलना चाहिए और जिले को जो मिलेगा उसका एक हिस्सा जो है वो ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उनका तो यहाँ तक कहना था कि जिले और राज्य की जो सत्ता हो, जो राजनीतिक व्यवस्था हो, उसको सीमित मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, सीमित मात्रा में विधायी अधिकार भी होने चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्होंने कहा कि केंद्र के पास केंद्रीय बल और सेना, ये सब कुछ केंद्र के पास रहे, राज्यों के पास राज्य की पुलिस रहे, लेकिन जिला और ग्राम स्तर पर स्थानीय सुरक्षा की दृष्टि से एक पुलिस बल होना चाहिए उनका अपना। ये उनकी अवधारणा थी। हालांकि किसी ने उसको माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। उनकी सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसने भी उस तरह से स्वीकार नहीं किया जिस तरह से वो चाहते थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो मौलिक सोच थी। वो एक बदलाव की बात कर रहे थे। वो सबसे, उसके मूल में जो बात मुझे समझ में आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की, कि डिसेंट्रलाइज आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी होगी उसमें। केंद्रीकरण करेंगे तो सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सिमट जाएगी, राजनीतिक सत्ता भी, आर्थिक सत्ता भी, और आगे चलकर ये नुकसानदेह साबित होगी। ये इमरजेंसी के दौरान हमने देखा कि जिस तरह से केंद्रीकरण हुआ आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का, उसका नतीजा क्या हुआ, जनतंत्र खतरे में आ गया था। अगर 1977 में चुनाव ना होते तो शायद देश में डिक्टेटरशिप पूरी तरह से आ जाती। और एक फ़र्क जो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में मुझे लगता है वो ये कि
भारतीय जनता पार्टी शायद पहली पार्टी होगी आज़ाद भारत के इतिहास की जिसको ये तय करना पड़ा घोषणा पत्र बनाते समय, अपना संकल्प पत्र बनाते समय, कि किन मुद्दों को, कोर इश्यूज़ को निकाला जाए। निकाला जाए इसलिए नहीं कि इसको हासिल नहीं कर सकते, निकाला जाए इसलिए कि इसको हासिल कर चुके हैं। जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दों में 3 मुद्दे प्रमुख थे। एक, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, दूसरा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाना, तीसरा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। पहले 2 मुद्दे घोषणा पत्र से हटाने पड़े क्योंकि उनको अचीव कर लिया, उनको पूरा कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो चुका है और पूरे देश और दुनिया ने देखा है और उसका असर भी देखा है और अब भी उसका असर दिख रहा है। जिस तरह से अयोध्या में दर्शन करने वाले, रामलला के दर्शन करने वालों की भीड़ लाखों की संख्या में आ रही है, वो बता रहा है कि इसका कितना व्यापक और कितना गहरा असर हुआ है। दूसरा, अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बदली है, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, सरकार क्या दावा करती है, बीजेपी क्या दावा करती है, इन बातों को किनारे रख दीजिए। पीडीपी जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत कड़ी आलोचक हैं, कटु आलोचक हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, आतंकवाद बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन उनकी शिकायत, दूसरों को शिकायत का तो मौका चाहिए ही, वो ये तारीफ तो के लिए तो नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि ये सब हो चुका है, इसके बाद भी क्यों लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसकी बात करता हूँ। पहले आप देखिए कि वो इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि पत्थरबाजी बंद हो चुकी है और आतंकवाद में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आ चुकी है। ये 370 हटने का हासिल है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 370 को हटाए बिना इसको हासिल करना बहुत कठिन काम था। हम ये कोशिश पिछले 1947 से कर रहे थे कि किसी तरह से ये जो अलगाववाद की घटनाएं हैं, अलगाववाद की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो। अलगाववाद की कमर टूट चुकी है। उनका जो आरोप था कि अब क्यों छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, उसकी वजह उनको मालूम है, लेकिन वो जानकर अनजान बनना चाहती हैं। ये उन लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। आप इस गहरी साजिश को समझिए कि पूरे 1947 से अब तक जो अलगाववादी थे, जो आतंकवादी थे और जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी जम्मू कश्मीर की, उनके बीच में एक समझौता था कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो आतंकवादियों की मदद कैसे करेंगे, जो राजनीतिक पार्टियां हैं कैसे करेंगी, वो सत्ता में आने में मदद करेंगे उनकी, और वो सत्ता में आ जाएंगे तो उनके लोगों को सरकार में महत्वपूर्ण जगहों पर और छोटी जगहों पर भी, चाहे क्लर्क हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे जो है वो किसी विभाग में छोटा मोटा इंस्पेक्टर अधिकारी हो, उस जगह पर बिठाएंगे। वो एक तरह से उनके लिए काम करेंगे, आतंकवादियों को सूचना देने का काम करेंगे। उनके अंडर एक तरह से ओवरग्राउंड वर्कर होंगे। उन लोगों की पहचान की जा रही कि कौन लोग जो ऐसे हैं जो ये काम कर रहे थे और चुन चुनकर उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसलिए महबूबा मुफ्ती परेशान है कि ये पूरा मामला खुल रहा है। लेकिन आज बात महबूबा मुफ्ती की नहीं, मैं बात कर रहा था चौखंबा राज की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौखंबा राज का, नए चौखंबा राज का की एक अवधारणा पेश की है और उनके चौखंबा के 4 खंभे जो हैं वो है गरीब, युवा, किसान और नारी। अब इसको समझिए, ये केवल नारा नहीं है। अगर आप इसको केवल एक चुनावी नारे के रूप में देखेंगे तो आप इसकी गहराई को समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों के विकेंद्रीकरण की भी बात इसके जरिए कर रहे हैं कि इनका अगर हम एम्पावरमेंट करते हैं, इनको अगर राजनीति में ज़्यादा भागीदारी देते हैं, संगठन में हो चाहे सरकार में हो, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। ये दरअसल 4 वर्ग हैं जिसमें पूरे देश का समाज आ जाता है और उसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी विकेंद्रीकरण होगा अगर इनको आप आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ इतना नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है। उन्होंने पहला कदम उठाया लाभार्थी वर्ग का बनाकर। लाभार्थी वर्ग और ये चौखंबा राज, इन दोनों को मिलाकर अगर आप देखें
तो उसका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जाति विहीन समाज की ओर कदम बढ़ाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बन जाएगा तुरंत या बनने जा रहा है, मैं कह रहा हूँ उस ओर कदम बढ़ाना कि जब आप कोई बड़ा फैसला करें, चाहे वो देश के बारे में हो, समाज के बारे में हो, किसी राजनीतिक दल के बारे में हो, किसी राजनीतिक नेता के बारे में हो, अपने प्रदेश के बारे में हो, जिले के बारे में हो, ग्राम पंचायत के बारे में हो, तो आपके मन में पहला जो मुद्दा है वो जाति का ना आए। चाहे लाभार्थी वर्ग हो, चाहे ये चौखंबा राज की बात हो, ये जो 4 खंभे 4 स्तंभ उन्होंने बताए, इनमें जाति का नाम कहीं नहीं है। लाभार्थी वर्ग के जरिए उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए स्थापित किया कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव किए बिना इसको हासिल किया जा सकता है। और ये सब लोग मानते हैं, खास तौर से जो लाभार्थी वर्ग बना है वो मानता है कि हमको जाति और धर्म मजहब के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। सरकार की योजना में अगर हम अर्हता जो है, जो एलिजिबिलिटी है, उस क्राइटेरिया में आते हैं तो हमको उसका लाभ मिला है और कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी है, किसी से सिफारिश नहीं करवानी पड़ी है, किसी एमपी, एमएलए, मंत्री और नेता से चिट्ठी नहीं लिखवानी पड़ी है, अपने आप मिला है। जो डेटाबेस तैयार हुआ है उसके आधार पर, उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आपको मिला है। अगर उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, केंद्र सरकार की जो योजना है, तो अलग अलग राज्य सरकारों ने, जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, वहां मुख्यमंत्री के नाम से योजना चलाकर, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री शौचालय योजना हो, इन योजनाओं के जरिए जो लोग बच गए, क्योंकि ये 2011-12 के सोशल सेंसस के आधार पर ये डेटाबेस तैयार किया गया है, तो उसके बाद जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जो बच गए हैं, उनको भी मिले इसका लाभ, इसकी कोशिश की गई है। तो व्यवहार में इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, इसलिए विश्वसनीयता बनी है। इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, नारी और किसान, तो लोगों को इस पर भरोसा होता है। और ये जो उन्होंने शुरू किया है, ये जो उनका संकल्प पत्र आया है, वो इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि ये भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ नारा नहीं है, ये संकल्प है जिसको सिद्धि तक ले जाना है। वो संकल्प से सिद्धि का मार्ग बताने के लिए संकल्प पत्र लेकर आए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना है। देखिए, ये अवसर हमारे पास भारत को विकसित देश बनाने का आया था 90s में, जब आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हुए, तब हम बहुत तेज़ी से विकास कर सकते थे। एक अवसर हमारे सामने था, हम चीन के मुकाबले खड़े होने की कोशिश कर सकते थे। फिर दूसरा अवसर आया 2000 के दशक में, उस समय भी हम चूक गए। दोनों मौक़ों पर हम चूक गए। आर्थिक सुधार के कार्यक्रम जो लागू किए जाने चाहिए थे, जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण होना चाहिए था, जिस तरह से आर्थिक विकास, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस स्पीड और जिस स्केल पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद किया, और 2024 में आने के बाद वो उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने इस संकल्प पत्र के जरिए बताने की कोशिश की है। तो उनकी नज़र में जातियां नहीं हैं, भले ही वो बात करें पिछड़ों की, बात करें दलितों, आदिवासियों की, लेकिन उनके मन में एक ऐसा समाज है भारत का जिसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और कम से कम सरकार की योजनाओं में तो बिल्कुल ही ना हो। सरकार जो काम करे वो जाति या धर्म देखकर ना करे। पार्टियां अपने वोट के लिए जाति और धर्म की बात कर सकती हैं, लेकिन सरकार का ये दायित्व नहीं है। सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो सम्यक समाज के लिए सोचे, सबको बराबरी का हिस्सा देने की बात सोचे, और जो वेलफेयर स्टेट होता है वो इसी तरह से काम करता है, जिस तरह से पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार चलाई है। इस काम को, अपनी इस योजना को, अपनी इस नीति को, अपने इस संकल्प को वो और एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। संकल्प पत्र के जरिए ये बताने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे। सिर्फ एक राशन की योजना है जिसके बारे में कहा है कि 5 साल तक और जारी रहेगी। उसके अलावा कोई मुफ्त की बात नहीं कही है। ये दिखाता है कि सरकार और पार्टी इस बात से मुतमईन है, निश्चिंत है, पूरा आत्मविश्वास से भरी हुई है कि वो तीसरी बार लौट कर आ रही है।
उसे इस तरह के झुंझुने दिखाने देने की ज़रूरत नहीं है। उसके काम पर, उसकी परफॉर्मेंस पर लोगों को विश्वास है और सरकार अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर लोगों के बीच में वोट के लिए जाना चाहती है और चाहती है कि उसी के आधार पर वोट दे, जिससे उसी मार्ग पर उसको और तेज़ी से आगे बढ़ने का हौसला मिले और तेज़ी से आगे बढ़ने की ताकत मिले। तो भाजपा के संकल्प में मोदी की गारंटी की जो बात कही गई है वो विश्वसनीयता की गारंटी की बात कही गई है। एक नेतृत्व जिसकी विश्वसनीयता है लोगों के बीच में, ये उसकी गारंटी है। और वो जब गारंटी दे रहा है तो आप मानकर चलिए कि उसमें फिर पार्टी हो या सरकार हो, कुछ इधर उधर नहीं कर सकती। ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही अपने ऊपर ओढ़ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, ये जो नीति बता रहा हूँ, ये जो संकल्प बता रहा हूँ, इसको सिद्धि तक ले जाने की जवाबदेही, जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं जवाबदेही जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ। ये तो पार्टी ने कहा था, वो तो सरकार ने कहा था, हमसे कोई मतलब नहीं। इस तरह का कोई बहाना वो अपने लिए छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये संकल्प सिद्धि तक नहीं पहुंचता है तो उसके लिए जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, और अगर पहुंचता है तो उसका श्रेय भी उनको होगा। तो इसलिए अपने अंदर जो उनका आत्मविश्वास है और पार्टी और सरकार का जो आत्मविश्वास है, ये तीनों झलक रहे हैं इस संकल्प पत्र में। दूसरी ओर कांग्रेस के संकल्प पत्र के बारे में क्या कहें। कांग्रेस अब भी लगता है कि 50 और 60 के दशक में या 70 के दशक में जी रही है। वो उस सोच से, उस विचारधारा से बाहर निकल ही नहीं पाई है। उसको लगता है कि लोगों को मुफ्त कुछ देने से, रेवड़ी बांटने से लोग जो है उसके भुलावे में आ जाएंगे, उसके लुभाने में आ जाएंगे और साथ हो जाएंगे। और वो देख चुकी है कि कम से कम 2 चुनाव और इस दौरान जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है, तो कोई कांग्रेस की मदद कर नहीं सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।